नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां हम सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, याद होगा आपको कि हमने पहली ही क्लास से एक अध्याय पढ़ना शुरू किया था, जिसे हम भारत का सामान्य परिचय कहते हैं, जिसे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया कहते हैं। पहले चैप्टर में अब तक हम 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज हमारी इस अध्याय की छठवीं और आखिरी क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। कल, परसों और नरसों 7, 8 और 9 तारीख को हम एमसीक्यू लगाएंगे, जो स्पेशल क्लास में लगाना है। इसकी लिंक आपको दो जगह मिल सकती है। पहला तरीका यह है, आप अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, एमपीपीएससी एंड व्यापम का गोल सेलेक्ट कीजिए और वहां शुभम गुप्ता सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका, मैं आपको अभियान जो चैनल है टेलीग्राम पर, वहां हम आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे, तो उसकी लिंक मिल जाएगी। एक काम मैंने और किया है कि आज हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक जो 6 वीडियो हमने बनाए हैं, इसको मैं मर्ज कर दूंगा और ये पूरा वीडियो आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, मैं 4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, जिस वजह से मैं यूट्यूब की क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। ऑल्दो मैं आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूंगा, तो अब 4 दिन तक ये क्लास नहीं होगी। 11 तारीख को जब हम आएंगे तो हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और वहां से एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लास अटेंड करें, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, क्योंकि क्लास देखा जाए तो एक ही दिन ऑफ होगी, 3 दिन हम वहां पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक दोस्तों हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया को पढ़ा, फिर हमने भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों की बात की, इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया, और कल की क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, भारत की सीमाएं और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था कि भारत 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। हमने सातों देशों की सीमाओं का अध्ययन किया, सातों देशों की बॉर्डर को हमने स्टडी किया, और साथ ही साथ दोस्तों इनके साथ जो प्रमुख भारत के विवाद हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनकी हमने चर्चा कर ली थी। अब इस अध्याय का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, और वो हिस्सा है कि हमने स्थलीय सीमा के बारे में तो पढ़ लिया, हमने टेरिस्टोरियल बाउंड्री के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने भारत की मरीन बाउंड्री का डिस्कशन नहीं किया है, अर्थात हमने भारत की समुद्री तट रेखा का डिस्कशन नहीं किया है। तो आज की क्लास में पहले हम समुद्री तट रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हम श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव, जो भारत के समुद्री समीप के पड़ोसी देश हैं, उनकी चर्चा करेंगे, और फिर हम लगभग 30 तथ्यों की चर्चा करेंगे, फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे, जहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तक जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, हर दिन आपने क्लास देखी है, और क्लास देखने के बाद पीडीएफ को आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। मेक श्योर, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी और मेरी दोनों लोगों की मेहनत दोस्तों बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज रेगुलर चीजों को रिवाइज कीजिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा रिवीजन के लिए दीजिए। चलिए, तो भारत की जलीय सीमा के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी। हमने जाना था कि भारत की जो कुल जलीय सीमा है, भारत की जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है, वो 7,516.6 किलोमीटर की है। इसमें हमने ये भी देखा था दोस्तों कि जो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ये भारत की
मुख्य तट रेखा है या मुख्य भूमि की तट रेखा है, मेनलैंड इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भारत के द्वीपों का हिस्सा है, वो इंडिया के आइलैंड से मिलकर के बनती है। इसमें दो आइलैंड आते हैं, एक तो लक्षद्वीप जो आपके सामने दिख रहा है और दूसरा इसमें आता है अंडमान और निकोबार समूह। और जब इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तो ये सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। हमने ये भी देख लिया था कि भारत की ये जो मुख्य भूमि की सीमा है, ये जो मेन लैंड बाउंड्री है, ये 9 राज्यों से जुड़ी हुई है, 9 स्टेट से जुड़ी हुई है। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा गुजरात की है और वहीं सबसे छोटी जो तट रेखा है वो गोवा की है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गोवा, फिर चौथे नंबर पर कर्नाटक, पांचवें नंबर पर केरल, छठवें नंबर पर तमिलनाडु, 7 पर आंध्र प्रदेश, 8 पर उड़ीसा और 9 पर पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा साझा करते हैं, जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं इंडिया में दो आपको दिखाई देंगे द्वीप, दो आइलैंड दिखाई देंगे, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ये मिलकर के 7516.6 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अब कोस्टल बाउंड्री के साथ प्रॉब्लम क्या है उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम ये निकलने लगी कि जैसे यहाँ पर ये भारत है, फिर यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई देगा, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार दिखाई देगा, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ फिर इंडोनेशिया है, यहाँ कहीं थाईलैंड है, तो बहुत सारे देश आपको दिखाई देंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हर एक देश कहने लगा कि साहब हमारा समुद्र पर भी अधिकार है, हमारा ओशियन पर भी अधिकार है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सामने खड़ा हो गया कि समुद्र पर किसका कितना अधिकार होगा, ओशियन पर किसका कितना अधिकार होगा। बहुत सालों तक इस प्रश्न पर चर्चा चलती रही। अंततः दोस्तों फाइनली 1982 में 1982 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक समझौता किया गया या एक संधि बनाई गई और उस संधि को हम अनक्लॉस के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संधि। इसके हिसाब से क्या किया गया दोस्तों, तो अनक्लॉज ने अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ने पूरी सीमाओं को, हर एक देश की जो समुद्री सीमा है उसे 5 भागों में डिवाइड किया, उसे 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा। कौन कौन से 5 हिस्से हैं, पहले नाम जान लीजिए फिर हम इनको समझेंगे। एक है दोस्तों आंतरिक जल, जिसे इंटरनल वाटर कहा जाता है। दूसरा कहा गया प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल वाटर। तीसरे नंबर पर आया सन्निहित या संलग्न क्षेत्र का जल अर्थात कॉन्टिजिनस जोन। ठीक है, चौथे नंबर पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और पांचवें नंबर पर उच्च सागर अर्थात हाई सीज। अब ये क्या चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात देखें कि जैसे ये भारत का मैप है, तो आप मुझे बताओ क्या हमारी रेखा वास्तव में इतनी सीधी है? तो आप जवाब दोगे नहीं सर। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं इस हिस्से को जूम करूं, इसको हम जूम करें तो ये रेखा ऐसी होती है, कहीं ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी, इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ होती है। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया गया अनक्लॉस के द्वारा और इस कंसेप्ट को कहा जाता है आधार रेखा। इसे कहा जाता है बेस लाइन। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। तो बेस लाइन के द्वारा क्या किया गया, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो यहां से पहले एक सीधी रेखा खींच ली गई।
ताकि ये सारी चीजों को ठीक किया जा सके। तो ये हो गई बेस लाइन। तो जैसे भारत है, अगर आप भारत का मैप देखें तो भारत की भी एक बेस लाइन खींची होगी कुछ इस तरह, ये। तो यहां से भारत की सीमा शुरू होगी, इस तरह से इंडिया की एक बेस लाइन बनाई जाएगी। अब इसमें अगली बात यह कही गई कि भाई साहब, बेस लाइन के अंदर, बेस लाइन के अंदर जितना भी सब कुछ पानी है उसे इंटरनल वाटर कहा जाएगा, उसे आंतरिक जल कहा जाएगा। भारत के मैप से समझो कि ये हमारी बेस लाइन है भारत की। अगर हमने माना कि ये भारत की बेस लाइन है एग्जाम्पल के लिए, तो इस बेस लाइन के अंदर जितना भी पानी है उसमें भारत की नदियां भी आएंगी, ये वाला पानी भी आएगा, ये पूरा भारत का आंतरिक जल कहलाएगा, ये पूरा इंडिया का इंटरनल वाटर कहलाएगा। और इस क्षेत्र में ये जो आंतरिक पानी वाला इलाका है, इस पूरे क्षेत्र में भारत के पूरे संप्रभु अधिकार होंगे, भारत को फुल सोवेरेनिटी होगी। मतलब भारत के कानून यहां पर लागू होंगे, हर एक चीज जो भारत के कानून में है वो सारी चीजें इस क्षेत्र पर लागू होंगी। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि आंतरिक जल क्या है, इंटरनल वाटर क्या है, तो आप बताएंगे किसी देश की आधार रेखा के अंदर जो जलीय क्षेत्र होता है उसे आंतरिक जल कहा जाता है। और इस क्षेत्र पर संबंधित देश के पूरे अधिकार होते हैं। इस पर्टिकुलर इलाके पर जो एक कंट्री है उसकी पूरे सॉवरिन राइट होते हैं। अब दोस्तों, आधार रेखा से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पूरे में पानी है, तो पहले हम यहां पर पानी, ताकि और ये पूरा समुद्र है, हाँ ठीक है, ये पूरा समुद्री इलाका है। अब आधार रेखा से जब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो यहां से जब आप 12 नॉटिकल मील आगे चलेंगे तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसे कहा जाएगा दोस्तों टेरिटोरियल वाटर। इसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाएगा, इसे प्रादेशिक जल कहा जाएगा। और यहां पर भी एक देश के फुल सोवरेन राइट होते हैं, यहां पर भी एक देश के सारे अधिकार होते हैं। और इस क्षेत्र को कहा जाएगा टेरिटोरियल वाटर या प्रादेशिक जल। अब देखिए और आगे आइए, फिर दोस्तों आधार रेखा से जब आप 24 नॉटिकल मील आगे आ जाएंगे, 24 नॉटिकल माइल आगे आ जाएंगे, तो ये जो पूरा इलाका है, आधा मतलब यहां से ले लीजिए, तो यहां से यहां तक का ये जो इलाका है इसे कहा जाएगा कॉन्टिजिनस जोन, अर्थात इसे हम कहेंगे सन्निहित या संलग्न क्षेत्र। यहां पर भी देश के बहुत सारे कानून लागू होंगे। यहां पर इस देश को इस पानी की स्वच्छता का अधिकार होगा, यहां पर सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा, कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार होगा। तो ये सारे अधिकार यहां पर मिलेंगे। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जब आप आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील आगे आ जाएंगे, 200 नॉटिकल माइल आगे आ जाएंगे, तो इस क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाएगा। और इस क्षेत्र में जो देश है उसको रिसर्च करने का अधिकार होगा, अर्थात अनुसंधान करने का अधिकार होगा। अनुसंधान के अलावा दोस्तों यहां पर वो कोई भी कृत्रिम द्वीप बना सकता है, कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का अधिकार होगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन आएंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्स आएंगे, उनके कंजम्पशन का अधिकार भी होगा। और इसके बाद समुद्र का जितना भी इलाका है, इसके बाद ओशियन का जितना भी इलाका है, उसे दोस्तों हाई सीज या उच्च सागर कहा जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय जल होता है और इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इनकी सीमाएं पूछता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो कि जो टेरिटोरियल वाटर है, जो
प्रादेशिक जल है वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक रहेगा। फिर जो कंटीजियस जोन है अर्थात जो सन्निहित या संलग्न क्षेत्र है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक रहेगा। और फिर दोस्तों जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक रहेगा। इसके बाद जो पूरा इलाका है वो हाई सीज के नाम से जाना जाएगा, वो उच्च सागर के नाम से जाना जाएगा। तो ये है दोस्तों अनक्लॉस और अनक्लॉस के आधार पर बनाए गए अलग अलग समुद्री क्षेत्र। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न जो 2 से 3 बार बन चुका है, अनक्लॉस का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। कब बनाया गया? 1982 में। क्या करता है? तो ये देशों के बीच में समुद्री सीमाओं का विभाजन करता है, कंट्रीज के बीच में जो ओशन बाउंड्रीज हैं उनको डिवाइड करता है और एक देश के समुद्री क्षेत्र का विभाजन 5 भागों में करता है। आंतरिक जल इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर जिसे प्रादेशिक जल कहा जाता है, कंटिजियस या संलग्न क्षेत्र, और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और फिर हाई सीज अर्थात उच्च वाटर। सबकी सीमाएं याद रखिएगा, ये भी यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब जरा हम इनके अधिकारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक देश के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि जो आंतरिक जल होता है, इंटरनल वाटर होता है, उस पर संपूर्ण संप्रभुता होती है, फुल सोवरेन राइट्स होते हैं, पूरे अधिकार होते हैं दोस्तों। ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रादेशिक जल। तो प्रादेशिक जल पे क्या क्या अधिकार होंगे? इस पर भी संपूर्ण संप्रभुता होती है, इस पर भी पूरी सॉवरेनिटी होती है। फिर आएगा संलग्न क्षेत्र कंटीजियस। तो इस पर क्या अधिकार होंगे? तो यहां से सीमा शुल्क की वसूली की जा सकती है, कस्टम ड्यूटी वसूली जा सकती है, माइग्रेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, यहां पर स्वच्छता की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी, दंड दिया जा सकता है। ठीक है। कानूनों के उल्लंघन को रोकने का अधिकार, ये सारी चीजें यहां पूरी चीजें रहेंगी जो संलग्न क्षेत्र में देखने मिलेंगी। फिर आगे बढ़े तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना, नेचुरल रिसोर्सेज के रिसर्च करना, उनका कंजम्पशन करना, दोहन करना, अनुसंधान, कोई दूसरी रिसर्च हो सकती है कि समुद्र पर कोई रिसर्च हो रही है, उनका संरक्षण और प्रबंधन करना। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इस क्षेत्र के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, मतलब समुद्री ऊर्जा जो है वो इस क्षेत्र में समुद्री ऊर्जा का अधिकार भी रखता है। और आखिरी में उच्च सीमा आती है और इस पर सभी देशों के समान अधिकार होते हैं, सभी देशों के इक्वल राइट होते हैं। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि दोस्तों 12 नॉटिकल मील तक अर्थात आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो हवाई क्षेत्र होता है उसे नेशनल एयर स्पेस कहा जाता है। मतलब जैसे ये हमारा प्यारा भारत देश है, तो भारत देश के ऊपर वाले इलाके में तो नेशनल एयर स्पेस है ही है, लेकिन यहां से 12 नॉटिकल मील तक भी नेशनल एयर स्पेस आएगा, राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र कहलाएगा। मतलब यह है कि अगर इस इलाके में आपको प्लेन लेकर के आना है तो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसके बाद का जो इलाका है वो अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस कहलाता है, इंटरनेशनल एयर स्पेस कहलाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इसे भी अलग से तैयार कीजिएगा और ध्यान से इस डायग्राम को पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया सर। अब हमें यह दिक्कत नहीं जाएगी, समझना आसान हो जाएगा कि सीमाओं का विभाजन किस रूप में किया गया है, बाउंड्रीज को किस रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब हमें भारत में देखना है कि भारत के श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव इन देशों के दास किस प्रकार के संबंध हैं और कौन सी वो रेखाएं हैं या जल संधियां हैं जो इनको डिवाइड करती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हमें चार शब्द समझना होगा दोस्तों, क्योंकि इनकी चर्चा अब हम करेंगे। पहला एक शब्द है जिसे हम जल संधि कहते हैं, तो एक ये शब्द आपको समझना होगा। इंग्लिश में इसे हम स्ट्रेट कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेट। ठीक है। दूसरा एक शब्द है स्थल संधि, स्थल संधि, इसे हम इंग्लिश में स्थमस कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, स्थमस। और तीसरे नंबर पर आता है खाड़ी, इंग्लिश में बे। और चौथे नंबर पर भी आता है खाड़ी और इंग्लिश में हम इसे गल्फ कहते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो ये चार शब्द समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम जल संधि समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट के बारे में कि आखिर स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। तो जल संधि एक ऐसी जल राशि है दोस्तों, जल संधि एक ऐसी जल राशि है, एक ऐसी वाटर बॉडी है, एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि दो जल राशियों को जोड़ती है और दो स्थल राशियों को अलग अलग करती है, जो कि दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है और जो दो लैंड मास को अलग करती है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक स्थलीय भाग है, इसको इंडिया, ठीक है, और यहां एक स्थलीय भाग है श्रीलंका, ठीक है, ये दोनों स्थलीय भाग हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और यहां अरेबियन सी है, ठीक है, और ये पूरा इलाका बेसिकली हिंद महासागर में ही आता है। तो यहां जो जल राशि आएगी, यहां जो वाटर बॉडी आएगी, उसे हम जल संधि कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग अलग जल राशियों को आपस में जोड़ेगी और ये दो स्थलीय राशियों को आपस में अलग कर रही है। तो स्ट्रेट का मतलब ही होता है दोस्तों, जो दो जल राशियों को जोड़े, दो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे और दो स्थलीय भागों को अलग करे, ये इसकी डेफिनेशन होती है। आगे हमें बहुत सारी जल संधियां पढ़ना है, हमें बहुत सारी स्ट्रेट के बारे में पढ़ना है, तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना। अब यही हम चर्चा करते हैं स्थल संधि की, कि स्थल संधि क्या करती है। तो स्थल संधि भी कुछ इसी प्रकार का काम करेगी। इसमें कुछ ऐसे समझिए कि जैसे माने ये एक लैंड मास है, ठीक है, और यहां एक दूसरा लैंड मास है, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक जल राशि है और यहां दूसरी जल राशि है। उदाहरण के द्वारा पढ़ते हैं तो ये दोस्तों मान लीजिए कि मैक्सिको है, और मतलब ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। आसान करते हैं अभी, ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहां पर अटलांटिक महासागर है और यहां प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब ये देखिए कि जब आप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मैप को देखते हैं तो ये आपस में एक पतली से स्थल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये जो स्थल मार्ग है इसे हम
पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। पनामा स्थल संधि, इसे हम पनामा इस्थमस के नाम से जानते हैं। तो अब ये क्या कर रही है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्थल संधि एक ऐसा स्थलीय भाग होता है जो दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है और दो बड़ी जल राशियों को अलग करता है। इस्थमस एक ऐसा लैंड मास होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करता है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट करता है। तो यही अंतर है, ये स्थल संधि है, इस्थमस है, और ये जल संधि है अर्थात स्ट्रेट है। ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जल संधि का काम क्या है? दो जल राशियों को जोड़ना, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करना और दो स्थल राशियों को अलग करना, दो लैंड मासेस को अलग करना। स्थल संधि इस्थमस का काम क्या है? तो दो स्थलीय भागों को जोड़ना, दो लैंड मासेस को जोड़ना और दो जल राशियों को अलग करना, दो वाटर बॉडीज को अलग करना, ये स्थल संधि का काम है, ये इस्थमस का काम है। ठीक है, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी डीडीएलजे, तो डीडीएलजे में जो काजोल के पापा रहते हैं अनुपम खेर, वो जल संधि का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो आशिक अर्थात दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम करते हैं। लेकिन जो शाहरुख खान के पापा होते हैं अनुपम खेर, तो वो क्या किसका काम करते हैं? वो स्थल संधि का काम करते हैं, इस्थमस का काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्थल संधि और जल संधि के बारे में। ठीक है, अब दो शब्द और बचे। एक शब्द बचा साहब खाड़ी अर्थात बे, और एक बचा खाड़ी अर्थात गल्फ। हिंदी में दोनों को खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में अंतर होता है। तो पहली बात तो खाड़ी की जो परिभाषा होती है वो सामान्यतः परिभाषा होती है कि एक ऐसी जल राशि, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि तीन ओर से पानी से घिरी हुई होती है, जो तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि बे ऑफ बंगाल। अब जब आप बे ऑफ बंगाल को बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भारत है, फिर यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड वगैरह है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। और इसके बीच में जो पूरा इलाका है वो बंगाल की खाड़ी का इलाका है, वो बे ऑफ बंगाल का इलाका है। तो आप देखेंगे कि ये तीन ओर से पानी से घिरी हुई है। तो ऐसी कोई जल राशि जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई होती है उसे हम खाड़ी का नाम देते हैं। तो सवाल ये आता है कि सर फिर बे और गल्फ में क्या अंतर हुआ? तो ये अंतर समझना, जो बे होता है दोस्तों उसका जो मुहाना है अर्थात ये इसका माउथ है, ये जो है ना ये इसका मुहाना है। तो बे का जो मुहाना है वो हमेशा चौड़ा होता है, वो हमेशा बहुत वाइड होता है। लेकिन जो गल्फ होती है ना गल्फ, तो गल्फ का जो माउथ है अर्थात इसका जो मुहाना है वो बहुत संकीर्ण होता है, वो सकरा होता है, वो बहुत ज्यादा नैरो होता है। अब इसके मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। आपने हमेशा सुना होगा एक बे ऑफ बंगाल और एक आपने सुना होगा पर्शियन गल्फ, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो दोनों का नाम हम एक जैसा लेते हैं, बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी। लेकिन दोनों में अंतर समझो। हम बंगाल को बे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मुहाना देखो, ये मुहाना कितना चौड़ा मुहाना है, देख पा रहे हैं आप? और यहां देखो पर्शियन गल्फ, तो इसका मुहाना इतना सा है, ये मुहाना देखो इतना सा है। ओके, और यहां पर देखो आपको एक जल संधि दिखाई देगी और इसे हम होमुर्ज स्ट्रेट कहते हैं या होमुर्ज जल संधि कहते हैं। ये क्या कर रही है? तो होमुर्ज जल संधि आप देखिए कि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, जबकि ये क्या कर रही है? तो अरब प्रायद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने का काम भी कर रही है। तो यहां पर एक जल संधि आपको दिखाई देगी, और भी बहुत सी है, हम आगे जाकर के
पढ़ेंगे। तो ये देखिए गल्फ, तो सिंपल सा डायग्राम याद रख लो कि गल्फ का जो माउथ है वो नैरो होगा और जो बे है उसका माउथ बहुत ज्यादा वाइड होगा। ये एक अंतर होता है खाड़ी और बे में। ये भी समझ लो दोस्तों। ये देखो स्ट्रेट है, तो ये दो स्थलीय भागों को अलग कर रही है, दो जलीय राशियों को जोड़ने का काम कर रही है। ये दोस्तों स्थमस है, अर्थात ये स्थल संधि है, तो ये स्थल भागों को जोड़ रहा है और जलीय भागों को अलग कर रहा है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो पता होना चाहिए ताकि आगे की आपका अध्ययन बहुत आसान हो सके। चलिए, तो अब हम चर्चा करेंगे भारत के जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा कि इंडिया कितने देशों से बहुत समीप है जलीय सीमा बनाने में, वाटर बाउंड्री बनाने में। तो आप देखेंगे भारत के मैप में तो श्रीलंका बिल्कुल दिखाई देगा, भारत के जस्ट दक्षिण में, साउथ में। थोड़ा और साउथ में जाएंगे इंडोनेशिया दिखाई देगा, पश्चिम में जाएंगे पाकिस्तान दिखाई देगा, दक्षिण में मालदीव दिखाई देगा, फिर पूर्व में बांग्लादेश दिखाई देगा और पूर्व में ही म्यांमार दिखाई देगा। तो बांग्लादेश की चर्चा हमने कर ली है, म्यांमार की चर्चा हमने कर ली है और साथ ही साथ पाकिस्तान की चर्चा हमने कर ली है। अब हमें चर्चा करनी है श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा टॉपिक को। पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। आप जानते हैं कि श्रीलंका भी भारत की तरह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यूनाइटेड किंगडम का एक उपनिवेश था। श्रीलंका को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इसका जो पुराना नाम है वो सिलोन है। ठीक है, सिलोन के अलावा इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है, इसे पर्ल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा भी श्रीलंका के कुछ नाम हैं, जैसे इसे बहुत प्राचीन नाम श्रीलंका का ताम्रपर्णी है, सिलोन है, रत्नों का द्वीप, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, भारत की चाय की बूंद, ताम्रपर्णी, सिलोन, आइलैंड ऑफ जेम, टी ड्रॉप ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब श्रीलंका के बारे में बेसिक पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश आप कीजिएगा। तो देखिए साहब, ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ भारत का एक राज्य है जिसे तमिलनाडु कहते हैं और यहाँ से इस तरीके से भारत का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है और इस इलाके को हम रामेश्वरम कहते हैं। ठीक है, यहां श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा जो नारियल की आकृति का एक देश है। इसका अगर शेप देखेंगे तो ये नारियल की तरह दिखाई देता है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब भारत का ये हिस्सा है तो भारत का ये पूरा हिस्सा आता है तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो ऊपर श्रीलंका का इलाका है ये जाफना वाला इलाका है। ठीक है, यहां बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है दोस्तों और इस जल संधि को कहा जाता है पाक जल संधि, इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। मद्रास के एक गवर्नर थे, मैं नाम भूल रहा हूं, रॉबर्ट पाक ऐसा कुछ उनका नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम पाक जल संधि रखा गया है। अब जब आप इस मैप को और डिटेल में देखेंगे तो यहां भारत का एक द्वीप है जिसे पंबन द्वीप कहा जाता है, पंबन आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, यहां इस वाले इलाके में इसी पंबन द्वीप पर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे रामेश्वरम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये रामेश्वरम है, ये पंबन आइलैंड है और ये रामेश्वरम है। इसी मैप को ध्यान से देखो और रामेश्वरम के जब बिल्कुल आप कोने पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे तो यहां एक जगह है धनुषकोटी, धनुषकोटी। ठीक है, और फिर दोस्तों यहां श्रीलंका है और श्रीलंका का एक इलाका है जिसे, एक मिनट रुकिए, जैसे यहां पर नाम नहीं लिखा है, तिलैयापुरम ऐसा एक इलाका है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं ना जिस नाम बोल रहा हूं, तिलैयापुरम करके यहां पर एक इलाका है श्रीलंका का
और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है और इसी ब्रिज को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, या इसी ब्रिज को हम आदम का ब्रिज या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप को कच्चा तिवु आइलैंड कहा जाता है, और इस द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में लंबे समय तक विवाद रहा। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा। दो तीन चीजें हैं कि भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, जबकि भारत की खाड़ी को पाक की खाड़ी के साथ ये जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच में 50 किलोमीटर का एक ब्रिज है जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरा तथा कच्चा तिवु द्वीप का विवाद है। अगर आपसे कोई पूछे राम सेतु कहां पर है तो बता पाएंगे कि तमिलनाडु में एक द्वीप है पंबन द्वीप, उसका एक हिस्सा है धनुषकोटी। तो धनुषकोटी से श्रीलंका के बीच में एक 50 किलोमीटर या 48 किलोमीटर का ब्रिज है जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों पाक जल संधि है। ये देखिए पाक जल संधि जो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, आप जानते हैं कि श्रीलंका का एक इलाका है जाफना, जहां पर तमिल लोग रहते हैं और बहुत बड़ा विरोध हुआ था। यहाँ पर श्रीलंका में एक सिविल वॉर की सिचुएशन आई थी और वहां एक ग्रुप था LTTA जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। एक फिल्म बनाई गई है भारत में इसके ऊपर, मद्रास कैफे। अगर समय मिले तो उस फिल्म को देखिएगा। और अगर आपने फैमिली मैन का सीजन 2 देखा है तो उसमें भी वही कंटेक्स्ट लिया गया है श्रीलंका और इंडिया के रिलेशनशिप का। ये भी याद रखिएगा कि ये जो कच्चा तिवु आइलैंड है वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का विषय बना रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका तो हो गया साहब। अब जरा आप इंडोनेशिया के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए, अलग से नहीं पढ़ना है। देखो इंडोनेशिया और मालदीव जो है ना, ये अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। जब हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जब हम इंडिया के फिजिकल या फिजियोग्राफिक रीजन की स्टडी करेंगे तो उसमें एक विषय है द्वीप आइलैंड, वहां हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। फिलहाल इतना याद रखो कि जो इंडोनेशिया है तो ये भारत का नक्शा है। यहां पर दोस्तों इंडोनेशिया आता है, सुमात्रा द्वीप आता है इंडोनेशिया का, सुमात्रा जावा और भी इनके द्वीप हैं। और यहां भारत का एक इलाका है दोस्तों जिसे अंडमान और निकोबार कहा जाता है। तो ये अंडमान निकोबार इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये देखिए भारत का ये जो सबसे आखिरी का इलाका है इसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और इंडोनेशिया का ये जो इलाका है दोस्तों, इस इलाके को सुमात्रा कहा जाता है। सुमात्रा ये इंडोनेशिया का इलाका है। ठीक है, इंडोनेशिया। और इसके बीच में एक चैनल है दोस्तों, चैनल है जो भी एक प्रकार का जल संधि, और इस चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। तो जो ग्रेट चैनल है दोस्तों वो भारत और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो कई बार ये सवाल आ चुका है कि भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। थोड़ा और डिटेल में पूछेगा तो बता दीजिएगा कि भारत के ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से ग्रेट चैनल अलग करता है। अब यहीं पर एक बात और समझो कि ये जो ऊपर वाला इलाका है ये नदर्न अंडमान कहलाता है, ये उत्तरी अंडमान कहलाता है। और यहां पर दोस्तों यहां पर एक द्वीप है जो कोको द्वीप कहलाता है, कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का द्वीप है दोस्तों, म्यांमार का द्वीप है जिस पर जिसको चीन के लिए लीज पर दिया गया है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इन दोनों के बीच में एक चैनल है और इस चैनल को
कोको चैनल कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है कि भारत और म्यांमार को जल में कौन अलग करता है, वाटर में कौन अलग करता है? तो जवाब होगा कोको चैनल अलग करता है, म्यांमार का कोको द्वीप और भारत का उत्तरी अंडमान। और ये जो कोको आइलैंड है दोस्तों, आप अगर भारत का मैप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि यहाँ पास ये कोको द्वीप है, यहीं कहीं, ठीक है, इस इलाके में। तो ये चीन को लीज पर दिया हुआ है। तो चीन क्या करता है, पूरे भारतीय इलाके पर फिर नजर रखता है। ये देखिए सुमात्रा है और ये ग्रेट निकोबार है, और यहाँ बीच में दोस्तों आपको ग्रेट चैनल दिखाई देगी और यहाँ कोको चैनल दिखाई देगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और मालदीव की चर्चा अब हम करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ जब आप भारत में आएंगे तो यहाँ आपको एक जगह दिखाई देगी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका एक और हिस्सा है जिसे मिनिकॉय कहा जाता है दोस्तों, मिनिकॉय। और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ मालदीव देखने के लिए मिलेगा। तो मालदीव और भारत को अलग करती है 8 डिग्री का चैनल। 8 डिग्री का चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। किस हिस्से को अलग कर रहा है? तो बता पाएंगे कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और वही दोस्तों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री का चैनल अलग करता है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ये द्वीप पढ़ाते समय मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। हम चर्चा करेंगे कि ये जो मोतियों की माला का कंसेप्ट है जो चीन लेकर के आया है वो क्या है, अभी बस हल्का हल्का जान लीजिए, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। श्रीलंका की हालत फिलहाल बहुत बुरी है दोस्तों, कर्ज में दबा हुआ है श्रीलंका। ये अगर आप देखेंगे कि 51 अरब डॉलर के कर्ज में श्रीलंका फंसा हुआ है, 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हैं, 2.2 करोड़ की आबादी के सामने संकट है, एक महीने में 45% उसकी करेंसी गिर चुकी है, $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपए है, 17.5 महंगाई की दर हो गई है, एशिया में सबसे ज्यादा। 70% से ज्यादा इसका जो फॉरेन रिजर्व है वो घट चुका है। 2.36 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और 10 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे का अनुमान है। तो श्रीलंका इस तरह से कर्ज के एक जाल में फंस गया है। और आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिनका कर्ज बहुत ज्यादा है, और अगर उन्होंने चीजों को ठीक नहीं किया तो उनकी हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है जिसे रिजॉल्व किए जाने की जरूरत है दोस्तों। ये देखें यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बना दी है। ये लिस्ट आपको पढ़ना है कि कौन सी चैनल किसके बीच में है, लेकिन फिर से बता दूं कि अभी सिर्फ रीड कीजिएगा। जब हम द्वीपों का अध्ययन करेंगे, जब हम आइलैंड को पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो 10 डिग्री चैनल है, डंकन पास है, जो सॉब्रेडो चैनल है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। चलिए तो आखिरी टॉपिक पर अब हम चलते हैं और हम कुछ अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे, कुछ अदर फैक्ट की स्टडी करेंगे। तो पहला तथ्य है दोस्तों कि भारत की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। इंडिया जो इवॉल्व हुआ है वो गोंडवाना लैंड से इवॉल्व हुआ है। सर ये क्या कहानी है, इस स्टोरी को जरा समझाइए। तो बताते हैं दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि जो आज पृथ्वी पर आपको इस तरह के 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, वो एक समय पर आपस में जुड़े हुए थे कुछ इस तरह से। और जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो इनको पेंजिया कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो इनको पेंजिया कहा जाता था। फिर ये कहा जाता है कि ये जो पेंजिया है ये बीच में से 2 भागों में टूट गया, और जो इसका उत्तरी हिस्सा है, नदर्न पार्ट है, उसे लॉरेशिया कहा गया, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से को, सदर्न पार्ट को, गोंडवाना कहा गया। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कैसे टूटा? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय है, अभी अपने दिमाग को थोड़ा सा आप कंट्रोल रखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये कहानी समझिए कि पेंजिया
पूरे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो इसे पेंजिया कहा जाता था। और जब ये दो भागों में टूट गया तो ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया बना और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड बना। और भारत जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसमें अगर आप देख पाए तो ये जो भटा कलर से दिखाया गया है दोस्तों, ये भारत है। और धीरे धीरे आप देखिए कि भारत गोंडवाना लैंड से अलग होता जाएगा और अलग होता जाएगा और फिर यहां भारत आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह भारत अलग हुआ। पहले भारत ऐसे दिखाई देता था और फाइनली फिर भारत यूरेशियन प्लेट में टकरा गया और ये हमारा प्यारा भारत देश बना। तो कोई भी अगर पूछे आपसे कि ज्योग्राफिकल रूप से भौगोलिक तौर पर भारत किसका हिस्सा है, तो आप बताएंगे कि यह गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम 10-12 फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप इनको पढ़िएगा फिर घर जाके, 10-12 ही है, फिर आप कुछ और रहेंगे तो पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान किस रेखा के सहारे पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है, तो 24 डिग्री की अक्षांश रेखा के सहारे, 24 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन के सहारे। उसका मानना है कि 24 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसी के आधार पर आप इसका विभाजन कर दीजिए। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा कब बनाई गई, तो 17 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री तल का मापन कहां से किया जाता है? इंडिया के सी लेवल को कहां से मेजर किया जाता है? चेन्नई से। भारत की सबसे लंबी जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, तो स्थलीय भी और जलीय भी दोनों बांग्लादेश के साथ है। भारत और म्यांमार की सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? अराकान योमा की पहाड़ियां, मिसमी पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां। किस देश के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान। उर्वरता की दृष्टि से भारत का हृदय स्थल गंगा का मैदान। किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? विच जियोग्राफिकर सेड दैट इंडिया हैज एज मच राइट टू बी कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट एज यूरोप? जॉर्ज बी क्रेसी। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी, जहां पर अरब सागर, इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता था और हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है तो उनका अध्ययन एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पहला अध्याय समझ में आया होगा। पहला चैप्टर जो था भारत का सामान्य परिचय, फाइनली वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसमें देखिए एक दो बातें और भी हैं। ऐसा नहीं कि इसको पढ़े ना, इसको पढ़ना जरूर है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के 3 हिस्से हैं, पर ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है। हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, काराकोरम रेंज भारत और चीन के बीच में जल विभाजन का काम करती है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बहती है। ये सारी चीजें बस एक बार आप देख लेंगे तो बेसिक फैक्ट है, ये इजीली आप कवर कर पाएंगे। और ये सारे फैक्ट जब हम इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री पढ़ेंगे तो वहां ये सारे फैक्ट रिवाइज होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा पहला अध्याय भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस। आई विश आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और 11 तारीख से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि 4 दिन तक आपकी क्लास नहीं होगी। 11 तारीख से आपकी कक्षाएं शुरू होंगी और तब हम भारत के भौतिक प्रदेशों के अध्ययन को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों जाने से पहले कि आज अनअकैडमी पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है और वो ऑफर है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने ज़्यादा मिलेंगे और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है,
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड SG Live इस्तेमाल करें, जहां पर दोस्तों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी है, जो हम MPPSC की मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। और भी कोर्सेस हैं जो मैंने कंप्लीट कराए हैं और ये आने वाले कोर्स हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 14,849 रुपए में 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आज ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 साल का 24,000 रुपए का है, और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। स्पेशल क्लास में आपके MCQ का टेस्ट है 7, 8 और 9 तारीख को, और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लेट्स क्रैक इट।